कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता से महान नहीं बनता। महान बनता है अपने दृढ़ विश्वास, संकल्प और मुश्किल को डट के सामना करने से। और यही बातें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती हैं और यही प्रेरणा बन जाती है दूसरों के लिए। ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो केवल अपने अनुशासन, दृढ़ विश्वास और परिश्रम से ही नहीं जाने जाते, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की पहचान दिलाई। मोदी जी और हिमाचल की अगर हम बात करें तो मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। आपदा की घड़ी में केवल उन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि राहत, बचाव और केंद्र से मदद भी दी और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों का सहयोग भी किया और लोगों को सहानुभूति भी दी। आज मोदी जी और हिमाचल पर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महामहिम जी, अगर मैं आपसे बात करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सबसे पहली मुलाकात आपकी उनसे किस दशक में हुई? हमारी और उनकी पहली मुलाकात मुझे लगता है कि 90 के दशक की स्थिति में हुई। जी, उनकी पहली मुलाकात का अगर मैं अनुभव आपसे जानना चाहूं तो वो कैसा था सर? देखिए, मैं उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री था और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। गोरखपुर में ही वो बैठक लेने के लिए गए थे, तो उस बैठक में हम दोनों लोग मिले थे। बैठक में मैं भी एक कार्यकर्ता के भाव से बैठा हुआ था, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महासचिव के नाते थे। वो बैठक ले रहे थे। बैठक के बाद बगल में सर्किट हाउस था, तो सर्किट हाउस में ही भोजन रखा गया था। तो थोड़ी दूर पर था, तो इस नाते गाड़ी से न चल के एक झोला टांगे हुए पैदल ही हमारे साथ चले गए। तो हम दोनों अपना बात करते हुए गए, तो विभिन्न विषयों पर अपना वार्ता होती रही और मुस्कुराहट तो उनकी काफ़ी हो जाती है, हंसी कभी कभी होती है। तो कई बार अपना हम लोग बात करते करते हुए तो एक बार कुछ ऐसी बातें आई कि जिसके बाद वो बहुत कस करके हंसे। तो वह पहली मुलाकात गोरखपुर की ही थी हमारी। वहीं से वो जाकर के अपनी बैठक लेने के लिए बहराइच गए। गोरखपुर से जब चले, मुझे नहीं ध्यान है कि गोरखपुर में ही सूचना मिल गई या बहराइच में, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में उनको ये मिली कि आप दिल्ली आइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके से मिले और मिलने के बाद वो जाकर के पहली बार बिना कोई चुनाव लड़े वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद का तो उनका श्रम अद्भुत रहा। क्या कोई आपको किस्सा या कोई ऐसी बात याद है जो आपके दिल को छू गई हो और आज भी अगर आप उनको याद करते हैं तो आपको वो बात याद आती है? वो कोई बात जल्दी नहीं करते थे, तो संगठन में ही कोई ऐसी बात आ जाए कि जिससे ये लगे कि इसको और अच्छी तरह, तो उसमें हंसी की बात आती भी है। तो सामान्य तौर पर बातें करने की उनकी आदत नहीं थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय मोदी जी की ख्याति थोड़ी अगर आई थी तो उस समय की दृष्टि से आई थी जब उन्होंने
डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा में कश्मीर गए थे और वहां पर लाल चौक पर यह था कि यहाँ कोई भारत का झंडा नहीं फहरा सकता है, तो उन्होंने कहा मैं तो फहराऊंगा। जब उनकी इसकी जिद थी कि नहीं फहराऊंगा, तो भारत सरकार को भी प्रबंध करना पड़ा पूरी तौर पर, अपना सुरक्षा की दृष्टि से और सबकी दृष्टि से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लाल चौक पर कोई झंडा नहीं फहराता था। सुरक्षा आप दो या न दो ये आपका विषय है, हम फहराएंगे, यह साहस करके कहना और जाकर के फहराना, यही सबसे बड़ी बात थी। आपको उनके साथ काम करने का भी अनुभव है, तो जब आपने उनके साथ काम किया तो कोई ऐसा अनुभव जो हमें साझा करना चाहते हो? जैसे कि आपने बताया कि उनमें जिद थी, उनके अगर हम बात करें उन पे उनका कहें कि एक अनुशासन है कि वो अनुशासित रहते हैं, हमेशा जो काम करना है वो पे वो डटे रहते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव आप हमारे से साझा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सामान्य तौर पर वह अपने कार्यों के प्रति इतना अपडेट रहते हैं। और उस समय जब मैं काम कर रहा था तो मैं एमओएस फाइनेंस था, अरुण जेटली जी हमारे मंत्री थे, वित्त मंत्री वही थे। अधिक तो विषयों के विषय में कोई बात होती है तो कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जी के और उनके बीच की होती थी, पीएमओ के बीच में होती थी। जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी तो हम लोगों को जाना रहता था, क्योंकि कैबिनेट की कोई मीटिंग होती थी तो उसमें राज्य मंत्री के जाने का कोई मतलब नहीं था, कैबिनेट मिनिस्टर ही जाता था। जब वो मंगलवार को एक मीटिंग होती थी, सभी उसमें सांसद भी रहते थे, मिनिस्टर्स भी रहते थे। वो एक ऐसा क्षण रहता था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर लोगों को संबोधित करते थे, विषयों पर संबोधित करते थे। लोगों को एक ये होड़ लगी रहती थी कि भाई हम जाकर के पहले बैठ जाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे जाने के पहले वो खुद पहुंचा है। तो एक वो रहता था और जल्दी नहीं किसी से कुछ पूछते थे, लेकिन लोगों में एक ही रहता था कि हम अगर तैयार नहीं रहे और कुछ पूछ दिए नहीं आए तो क्या होगा। होमवर्क करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। होमवर्क कर करके जाना जरूरी रहता था। एज ए मिनिस्टर भी हमने देखा, और जब कोई ऐसी मीटिंग होती थी तो मैंने ये देखा कि सेक्रेटरीज भी पूरी तौर पर होमवर्क करके आते थे, लेकिन उनके मन में भी एक थोड़ा सा डर रहता था कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ दें, क्योंकि उनके होमवर्क से अधिक होमवर्क करके वो स्वयं प्रधानमंत्री आते थे। तो कोई ऐसी बात होती थी, बात करते 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 वो पूछ देते थे। तो इस तरह से सभी लोग ये महसूस करते कि भाई हर चीज को देख कर चलो। लेकिन सबसे खूबी की बात यह थी कि मान लीजिए किसी ने जवाब नहीं दिया तो बड़ा हंस करके वो कह देते अच्छा ठीक है इसकी तैयारी करके आना। लोगों के लिए एक ये रहता था कि अच्छा ठीक है, अगर कोई बात हो गई तो इतना तो कह ही देंगे, फिर तैयारी हम कर लेंगे। तो आपस में तालमेल बड़ा अच्छा रहता था। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि जब मंगलवार की मीटिंग होती थी तो भी लोगों से कहते थे, उसमें तो संबोधन करते थे और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। भाई देखिए सांसदों को ये करना चाहिए, मंत्रियों को अपने विभाग के साथ ये करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात वो बार बार कहते थे कि अधिकारी को अपना सबऑर्डिनेट नहीं अपना सहयोगी समझो।
वो कहते थे अधिकारी को अपना सबॉर्डिनेट नहीं अपना सहयोगी समझो, उससे जितना चाहो प्रश्न करो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि उसका भी अपना सम्मान होता है, तो उसके आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे। ये किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और सचमुच यही है कि लोग अधिकारी ही काम करता है। हम दोनों जब आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं तो उस डिस्कशन में बहुत सी चीजें ऐसी आती है जो हमें नहीं मालूम होती है, अधिकारी उसको बता देता है, और वह तब संभव हो पाता है जब उसको सबॉर्डिनेट नहीं अपना सहयोगी समझाया है, जो प्रधानमंत्री बार बार कहा करते थे। उनकी कार्यशैली के दौरान जैसे आपने हमें बताया कि कई बार वो पहले ही आ जाते थे, अगर बाकी पहुंचे नहीं पहुंचे वो पहले पहुंच जाते थे। तो दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम उनसे प्रेरणा, जैसे जो हम कहें कि हर एक इंसान से प्रेरणा मिलती है, तो हम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आपको अगर मैं बात करूं तो आप उनसे कैसे उनसे प्रभावित हुए, कैसे उनसे प्रेरणा आपने कैसे ली? देखिए, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री देश के कार्यपालिका का अध्यक्ष के नाते होता है। शायद लोगों को थोड़ा सा हटना चाहिए, हट करके ये देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त किसी भी प्रधानमंत्री को हमने केदारनाथ के मंदिर में गुफा में बैठ कर करके ध्यान करते हुए नहीं देखा होगा। वह प्रधानमंत्री के रूप में वहां केवल ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे यह लगता है कि जो भारत की आत्मा है वो भारत की संस्कृति है, और भारत की संस्कृति का भारत का प्रधानमंत्री उसी प्रकार से संदेश देने का काम कर रहा था जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब सिकंदर का एक सेनापति आता है तो एक कुटी में काम करते हुए चाणक्य जब वो आता है तो एक दीपक जो वहां जलता रहता है उसको बुझा करके दूसरा दीपक जला देता है। उसने प्रश्न किया कि यह क्या, आपने क्या दीपक तो जल रहा था फिर दूसरा क्यों जला है? तो चाणक्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि वह दीपक राज्य के पैसे से जल रहा था और हमारी आपकी व्यक्तिगत वार्ता हो रही है, तो इस नाते मैंने उसको बुझा दिया है और जो मेरे पैसे के तेल से दीपक जल रहा है उसको जलाया है। देखिए, मैं आज राज्यपाल हूं, यहां राजनैतिक प्रतिबद्धता मेरी कोई नहीं है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है, लेकिन मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं होगा। विपक्ष तो अपने अनुसार वो करता है, मैं ये मान करके चलता हूं कि भारत को एक प्रधानमंत्री भी मिला है और एक संस्कृति की रक्षा करने वाला ऋषि भी मिला है, और यही कारण है कि आज भारत उन्नत कर रहा है। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा पूरे विश्व में है। यही कारण है कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना आगे बढ़ करके कह देता है मोदी इज माय बॉस। ये किसी देश के लिए कितने सम्मान की बात होती है।
बहुत ज्यादा सम्मान की बात है। कितने सम्मान की बात होती है। वह देश कितना उन्नत महसूस करता है, उस देश के लोग कितना गौरव महसूस करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी है, ऋषि भी है। प्रधानमंत्री के नाते कार्यपालिका का कार्य कर रहे हैं, विधायिका का कार्य कर रहे हैं, और एक ऋषि का स्वभाव लेकर के भारत की संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यह दोनों गुण प्रधानमंत्री में है, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जो मैं महसूस करता हूं वो मैं कह रहा हूं। महामहिम जी, आपके साथ कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपके दिल को छू गया हो और आपको आज भी याद हो कि उस समय ऐसा हुआ था, और आज भी आज उसको जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो वो किस्सा और वो दिल को छूने वाली बात आपको याद आती है? हम मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास पर ही मैं था, और सुषमा जी, 2 लोग रह गई थी और तीसरे प्रधानमंत्री थे। सुषमा जी ने कहा चला जाए, तो हमने कहा जरा प्रणाम कर लें, तो चलते हैं। सुषमा जी का मैं बहुत आदर करता, बड़ी बहन के रूप में मानता, और सुषमा जी जैसी वक्ता तो खैर अद्भुत थी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि काम अच्छी तरह से कर रहे हो, शब्द वही है। थोड़ा सा विभाग को और देखो। मैं समझ नहीं पाया, रास्ते भर विचार करता रहा। अंत में मुझे ये समझ में आया कि हमारे कार्यालय के बाहर जो लोग बैठा करते हैं ना, वो न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। आईबी के लोग और सब लोग वहां रहते हैं, सूचनाएं इस नाते प्रधानमंत्री जी को भी मिलती रहती है। उनका इतना ही कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और हम रास्ते भर विचार करते रहे, हुआ क्या, कैसे क्या है, क्यों कहा उन्होंने। ऑफिस में आया, वहां भी विचार करता रहा, ऑफिस के लोगों से बात किया, तब मुझे मालूम हुआ कि एक हमारे यहां अत्यंत वोकल था, जो कुछ भी कह देता था। और जब जानकारी मुझे हो गई तो मैंने उनको अपने ऑफिस से निकाल दिया। आपको प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला, उनके साथ का अनुभव कैसा रहा आपका? और मैं जब राज्यपाल यहाँ हुआ तो राज्यपाल होकर के जब कॉल ऑन करने के लिए गया तो उन्होंने एक बात कहा था मुझसे, 2 बात, और उस दोनों को आज का पालन मैं कर रहा हूं। पहला ये उन्होंने कहा था कि हिमाचल में नशे के विरुद्ध काम करना, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अधिकांश यात्रा अपने सड़क मार्ग से करना। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी मुझे किसी प्रकार की चलने में परेशानी नहीं होती है, खूब चल लेता हूं। और उन्होंने जो मुझे निर्देश दिया था नशे के संदर्भ में, धीरे 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 मुझे उसमें सफलता मिली, और अब पंचायत तक यह बात पहुंच गई। पंचायतों ने यह निर्णय लेना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ नशा नहीं किया जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी इतनी अब चर्चा हो चुकी है, पहले चर्चा नहीं थी। घर के लोग अपने परिवार में नशा करने वालों की चर्चा नहीं करते थे, और अब सड़क पर भी चर्चा है, गली में भी चर्चा है। किसी भी कार्य की सफलता को तभी आंका जा सकता है जब आपको न कहना पड़े, लोग कहने लगे। और मुझे लगता है कि लोग कहने लगे हैं। इस नाते हिमाचल के लोग अब धीरे 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 धीरे
इस नशे के विरुद्ध अभियान स्वयं चला करके प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश का पूरा पालन कर देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति की एक छोटी सी बात कह करके भी प्रधानमंत्री जी समाज के लिए बहुत बड़ी बात करा लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता के साथ जुड़ाव, उनका अनुशासन और जनता के साथ सीधा संवाद है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात का उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं जनता के बीच। मुझे लगता है कहीं न कहीं श्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात घर कही गई रही होगी, उस पर विचार करते रहे होंगे। मैं वित्त राज्य मंत्री था जब पार्लियामेंट में जनधन खाते की बात आई कि जनधन खाता खोला जाए, और जब ये आया कि इसमें जमानतदार की जरूरत नहीं होगी और इसमें एक भी नया पैसा जमा नहीं करना होगा बल्कि खाता खोला जाएगा, तो पार्लियामेंट में हम लोग फेस कर रहे थे नालाबी की तरफ से। हाँ नालाबी दो होती है, हाँ सत्ता पक्ष होता है, नालाबी विपक्ष का होता है। विपक्ष के तरफ से भी इस बात का सवाल आया कि ये कौन सा खाता खोले जा रहे हैं, ये कौन सा नाटक आप कर रहे हैं। तो हम शायद मैं खुद कहूं कि उस समय इतना आश्वस्त मैं भी नहीं था कि हम जो बात कह रहे हैं सदन में वो कितना पूरा होगा, लेकिन जिस पर मजाक बनाया जा रहा था हमारे शब्दों को, 1 साल के अंदर जब खाते खुल गए तो उस खाते में हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए थे, जिसमें एक नया पैसा किसी ने जमा नहीं किया था। बैंक वाले स्वयं घर घर जाकर के खाता खोले थे। हजारों करोड़ रुपया जमा हो गए। कैसे हो गए? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उस योजनाओं का पैसा जो सीधे बिचौलियों के माध्यम से जाता था वह उस लाभार्थी के खाते में गया और उसका जनधन खाता था, इस नाते सीधे उसके खाते में गया और हजारों करोड़ रुपया जब आ गया। तो एक दिन मैं बैठ के विचार करने लगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है। उस समय मैं भी वित्त राज्य मंत्री के रूप में नहीं सोचा था कि यह योजना इतनी सफल होगी जिस प्रकार से सोच करके उन्होंने किया था। कि दोनों बातें हो गई, उसके खाते में पैसा गया, पैसा जमा हुआ, उस पैसे का लाभ सरकार को भी मिला, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, बिचौलिए खत्म हुए और लोगों को जवाब मिल गया कि हाँ, बिना एक नया पैसा जमा किए और बिना जमानतदार के भी हजारों करोड़ रुपए जमा किए जा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात थी जिसको प्रधानमंत्री ने सोचा था, हम लोगों ने लागू किया और जनता ने पूरी तौर पर सहयोग दिया। आज जनधन खाते की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ चुकी है कि आज तो हम कह रहे हैं लाखों करोड़ रुपए उसमें जमा हो चुके होंगे। अब इस समय चूंकि मैं नहीं बता पाऊंगा कितने हुए, लेकिन निश्चित रूप से जमा हो चुके होंगे और सरकार यही कर रही है। अच्छा, आप सोचिए कि किसानों को अगर सम्मान निधि 6,000 रुपए बिचौलियों के माध्यम से चला जाता या एक बटन दबाने से किसान के खाते में तुरंत पैसा चला जाता है, दोनों में कितना अंतर है। यही सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री की सोच थी। करने के पहले उनकी सोच जो होती है शायद कोई जान नहीं पाता है, जब हो जाता है पूरा तो लगता है ये क्या हो गया। यही सबसे बड़ी बात होती है, उस व्यक्ति की सोच की बात मैं कहता हूं। लोग प्रधानमंत्री को ताना देते हैं, लोग प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कह देते हैं। शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना एक प्रधानमंत्री को सुनना पड़ा है, मुझे लगता है कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या क्या नहीं कह डालता। लेकिन गजब की उनकी सुनने की क्षमता है कि सबका सुनते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। केवल एक जवाब उन्होंने आंखों में आंसू लेकर के तब दिया जब बिहार में उनके माता के नाम पर गाली दे दिया गया, क्योंकि वो मां से अद्भुत प्रेम करते हैं, नहीं है तो भी कर रहे हैं, तो कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन उस समय मैंने जरूर उनकी आंखों में देखा आंसू, और लोगों को ये कहते हुए कि क्यों मेरे माँ को गाली दे रहे हो, वो तो अब है ही नहीं, उसका राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। महामहिम जी, जब आपने राजनीति की शुरुआत की तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या था? देखो, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जो छात्रों के बीच काम करने वाली संस्था है। और विद्यार्थी परिषद का एक नारा था, अन्य संगठन काम करते थे कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। लोग कहते थे ना, पढ़ लिख लो आगे चल करके देखो। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है। और विद्यार्थी परिषद ने अपनी थीम जो दिया, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। आंदोलन को विद्यार्थी परिषद ने सबसे बाद में रखा। संगठन करो, संरचना अच्छी हो, और जब नहीं काम चलता है तो आंदोलन करो। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव में जाकर के सेवा का भी काम करते थे। तो जब शुरू किया तो ही मन में सेवा का भाव आ गया। उसको लेकर के हम जब चले, और जब सांसद के रूप में आए, प्रधानमंत्री जी जब इस बात को कहते थे कि आप लोग राजनीतिक कार्यों को करते हुए, संगठन के कार्यों को करते हुए, सांसद के कार्य का दायित्व निभाते हुए भी कोई न कोई ऐसा काम लो जो सेवा से जुटा हो। तो मुझे अपनी पुरानी वो बात याद आ गई विद्यार्थी परिषद की, जिसमें ये था कि गांव में जाकर के हम सेवा का काम कर रहे हैं। उसको मैं जब प्रदेश सरकार में मंत्री था तो भी अपनाया कि हमारे एक मित्र थे, संघ के प्रचारक थे, बाद में वो चले गए थे कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करने के लिए। मैंने पूछा उनसे तो पता लगा कहाँ चले गए, जानकारी हुई तो पता लगा हरिद्वार में है। यहाँ आया तो देखा कुष्ठ रोगियों की संस्था थी, उसके बीच काम कर रहे थे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि पिछले लगभग 30 वर्षों से उस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ। कभी कभी वहाँ जाना होता है तो मैं भी कुष्ठ रोगियों का घाव धोया हूँ। मैं भी कुष्ठ रोगियों के बच्चों को, जिसको कोई नहीं पूछता था, जो उस संस्था में आए, उस छात्रावास में रह रहे हैं, उनके साथ उठा हूं, बैठा हूं, खाया हूं, पिया हूं। और ये भी देखा हूं कि जिन बच्चों को कोई नहीं पूछता था, उन्हीं बच्चों में से बच्चा निकल करके MBBS करने लग गया। तो ये सेवा का जो भाव है, वह शुरू में मैंने देखा, जाना, और प्रधानमंत्री ने उसको गति दिया तो मैं समझता हूं कि वह और तेज हो गया। कि राजनीति कही जाती है ना कि सेवा, राजनीति का मतलब सेवा। सामान्य तौर पर राजनीति को लोग पेशा मान लेते हैं। वियतनाम का राष्ट्रपति हो ची मिन्ह था, एक बार भारत आए
सांसद और मंत्री कुछ बैठे हुए थे, उनके बीच में उन्होंने प्रश्न किया कि आप लोग करते क्या हो? तो लोग नहीं समझ पाए, तो उन्होंने कहा राजनीति करते हैं। तो 2-3 बार उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा भाई देखो, राजनीति तो मैं भी करता हूं, लेकिन राष्ट्रपति हूं तो दिन भर काम करता हूं, और पेशे से मैं किसान हूं, तो शाम को जाकर के अपने खेत में हल जोतता हूं। तो यहां लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो राजनीति करते हैं। तो बेचारे चुप हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात हो ची मिन ने कहा था कि हमारा पैसा, प्रधानमंत्री ने इसी नाते इस बात को कहा कि राजनीति को पेशा मत बनाओ, बल्कि पेशा बनाना हो तो कोई न कोई सेवा का कार्य लेकर के बनाओ, उससे समाज में जाने जाओगे, समाज के लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं वकालत करते हुए विधानसभा का सदस्य चुना गया था। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद जरूर वकालत नहीं कर पाया, वो छूट गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं केवल राजनीति कर रहा था, मैं संगठन का काम कर रहा था। और संगठन में हमारे यहां भी आज भी है कि आप सोचो ना कि जिस समय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया था, उस समय कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था अब प्रधानमंत्री का ही काम रह गया है। लेकिन उसका जवाब एक बच्चा दे रहा था, जिसको हमने देखा कि अपने माता पिता के साथ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ कूड़ा गिरा हुआ था, तो बच्चा हाथ छोड़ा करके जल्दी से भाग करके गया सड़क पर और उसको उठा लिया। माँ बाप ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसका यही जवाब था, मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उसने कहा मोदी जी ने कहा है। लोग कितना पालन कर रहे हैं मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर एक बच्चा इस बात को कहता है कि मोदी जी ने कहा है और दौड़ करके अपना माँ बाप का हाथ छुड़ा करके जाता है, उस कूड़े को उठाता है, तो वह कितना गहरा संदेश उसके मन में गया, ये सोचिए। तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो बहुत गहराई तक लोगों के मन में जाता है और लोग उसको पालन करने का प्रयत्न करते हैं। और शायद यही कारण है कि विश्व का सबसे जाना जाने वाले नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी की गणना आज हो रही है। आपको लगता है कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये सिर्फ एक सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच है और संस्कृति में बदलाव लाने की? मुझे लगता है उस समय ही लोगों ने, जो कभी नहीं कुछ काम अपने घर में करते रहे होंगे, उन्होंने भी अपने घर की सफाई करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। बाहर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, संकोच था, घर में तो शुरू कर दिया था। और बाद में वो चल करके आदत में आ गई। जब कुछ आदत में आ जाती है तो फिर शर्म इत्यादि खत्म हो जाता है, तो वो आदत चलने लगती है। और आज लोगों की आदत बन गई है। इस नाते अब शायद नरेंद्र मोदी जी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि स्वच्छता अपनाओ, लोगों ने अपना लिया है। जैसे धीरे धीरे हिमाचल में हम नशे को शुरू किए उनके कहने पर, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कई पंचायतों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पंचायत में अगर नशा किया जाएगा पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। तो ये आदत जब बन जाती है तो आंदोलन सफल हो जाता है। तो स्वच्छता का आंदोलन उन्होंने सफल करा लिया, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश एक बुरे दौर से गुजरा है। अगर हम हिमाचल की आपदा की स्थिति की बात करें, चाहे वो बादल फटने की घटना हो या भूसंकलन हो या कहीं बाढ़ की स्थिति हो, इस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ चिंता नहीं की, बल्कि राहत, बचाव
और साथ ही साथ व्यक्तित्व रूप से लोगों के साथ जुड़े और केंद्र से मदद भी दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केंद्र का एक प्रतिनिधि भी हूँ, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन केंद्र का प्रतिनिधि हूँ। उस दिन धर्मशाला में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि भाई फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आगे केंद्रीय टीम जो अपना आकलन करने के बाद देगी फिर उस पर और आगे विचार करेंगे। उसके पहले वो पंजाब और हिमाचल का एरियल सर्वे किया। सर्वे के बाद लौट करके आए तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ थे, उनसे भी शेयर किए, जयराम ठाकुर जी भी वहाँ थे, उनसे भी शेयर किए, हम लोगों से भी अपना बात किए। हम ये जरूर जानते हैं कि हिमाचल के प्रति अत्यंत संवेदनशील है वो, और कई चीजें उन्होंने इस बात को कही कि भाई इस पर विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो सोच दिया उसके आधार पर, क्योंकि उस दिन पंजाब में भी गए थे, हिमाचल में भी थे, सरकारों को काम करना चाहिए। कमेंट करना आसान है, लेकिन पालन करना बहुत बड़ा है, और पालन सबसे पहले अपने से करना चाहिए कि हम कितना आगे जाकर के काम किए हैं, हम कितना लोगों की सेवा किए हैं। और अगर प्रधानमंत्री बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल हमारा दूसरा घर है, तो उन्होंने कैसे उसको अपनाया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी हिमाचल जैसा प्रदेश, तुलना नहीं करनी चाहिए, जो भी पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें कहीं 80% कहीं 90% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं। अपने संसाधन को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने संसाधन को जब बढ़ाएगा कोई तो प्रदेश उन्नत करेगा। जितना मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन हाथ इस नाते मत फैलाओ कि लगे कि मांग ही रहे हो। हाथ इस नाते फैलाओ कि दूसरा व्यक्ति हाथ आगे बढ़ा करके आपके हाथ को थामे। यह हाथ बढ़ा हुआ सबसे अच्छा होता है। हमेशा मांगने के लिए हाथ बढ़ना अच्छा नहीं होता है। 2047 से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, उसे आप कैसे देखते हैं? आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। कुछ ही दिन पहले 5वीं अर्थव्यवस्था थी, उसके पहले 6वीं 7वीं अर्थव्यवस्था थी। 2014 के बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम करना शुरू किया, आज वह इस बात को एक मंत्र के रूप में कह रहे हैं। मुझे लगता है भारत के लोगों को अपनाना चाहिए। गर्व से कहो हम स्वदेशी अपनाएंगे। एक समय था चीन हमसे बहुत पीछे था, आज आगे है, तो इस नाते कि अपने यहां स्वदेशी के कार्य को उसी प्रकार से चीन ने बढ़ाया। हम अगर एक दूसरे पर केवल कमेंट करते रहे, अपने हाथ को बढ़ा करके कार्य नहीं करेंगे, हम दूसरे जगह की चीजों को खरीदने के लिए लालायित रहेंगे,
अपने यहाँ के चीजों को तरजीह नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। और आज अगर चौथी अर्थव्यवस्था बनी है, हम कभी हथियार बनाते ही नहीं थे, आज भारत में बने हुए ब्रह्मोस को दूसरे देशों से मांग आ रही है कि हमें भी दे दीजिए, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को उनका छठी का दूध याद दिला दिया। और आज यह फक्र होना चाहिए कि जो देश, रसा जैसे देश और देश जो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को बताते ही नहीं थे, आज वो कह रहे हैं कि हम ठीक है अपने सामान को भारत में बनने के लिए देंगे, अपनी टेक्नोलॉजी आपको वो करेंगे, आप उस टेक्नोलॉजी को लेकर के मेड इन इंडिया बनाइए। एक दिन मैं सुन रहा था चैनल पर, एक सज्जन पैनलिस्ट थे, उन्होंने एक बात कही कि चाइना से सामान आ रहा है। तो यह तो था आलोचना कि चाइना से सामान आ रहा है। हम कितने सतर्क हैं कि चाइना के सामान को न आने दें। कभी मेरे मन में यह बात आएगी कि ठीक है आज चाइना से आ रहा है क्योंकि मुझे आवश्यकता है, कल को हम भारत में ही इसका निर्माण करेंगे, स्वदेशी निर्माण करेंगे। फायान और ह्वेनसांग ये दो थे जो पहाड़ों के सीने को चीरते हुए आए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में, और लौट करके जब चाइना गए थे तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं समृद्धि है, पहली बार उन्होंने ही जाकर के कहा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। ह्वेनसांग और फायान ने कहा था, और आज हमारे यहां बैठे हुए लोग इस बात को कहते हैं कि ये चाइना से आ रहा है। उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि हम ये कहें कि आज ये चाइना से आ रहा है, हम कल निश्चित रूप से इसको बना करके दिखा देंगे। आज इसको कहने की आवश्यकता है, 2047 तक विकसित भारत बन जाओगे। महामहिम जी, आप हिमाचल प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनको भी 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहयोग देना होगा, और उनको भी अपने यहां के उत्पादों को अच्छा से अच्छा करके हिमाचल के आर्थिक संसाधन को बढ़ाना होगा, यहाँ की जीडीपी को बढ़ाना होगा। भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो हिमाचल के लोग भी अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर के कार्य करें। केवल कभी कभी लोगों के द्वारा गिना दिया जाता है कि हमारी 5,000 करोड़ रुपए की सेव की वो है, और ऐसा तूफान आया कि 5,000 करोड़ की सेव की स्थिति आज बदहाली की स्थिति में आ गई है। तो और सोचो, केवल एक नहीं अनेक हो और हिमाचल को प्रगति पर ले जाए। और साथ साथ मिलकर के रहो, मकान बनाओ तो भी सोच समझ करके बनाओ। आगे ऐसी स्थिति ना आए जैसा लोग जाकर के नदियों में बस गए, उसने अपना मार्ग ढूंढ लिया तो वो लोगों के मकान साफ हो गए। महामहिम राज्यपाल के अनुभवों से हमें पता चला कि नेतृत्व केवल एक पद नहीं है, ये दूरदृष्टि और कर्मों की पहचान है। स्वच्छ भारत आंदोलन और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना, ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। आज के अंक में सिर्फ इतना ही, और फिर मिलेंगे। नमस्कार।